मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। जेम्स हैडले चेस का उपन्यास चौथा इक्का भाग 3। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। धीरज धरो प्रेस, आर्शर ने शांत स्वर में कहा। स्थिति बिल्कुल हमारे अनुकूल है। ग्रेनविल एवं आर्शर एक फटीचा से जलपान गृह में आमने सामने बैठे थे। तुम तो ऐसा कहोगे ही, ग्रेनविल फट पड़ा। उसके साथ रहना तो मुझे पड़ता है। हेल्गा जैसी स्वस्थ बोधक औरत मैंने आज तक नहीं देखी। वह तो एक मादा मकड़ी की तरह है जो अपने नर को भक्ष लेती है। अरे गर्म क्यों हो रहे हो? आशा ने तेज लहजे में कहा। यह काम होते ही 10-10 लाख हम दोनों के हिस्से में आएंगे। पाने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। तुम अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही हो, बस थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है। वह क्या? ग्रेनविल ने मशकूक नजरों से आशर की ओर देखकर पूछा। तुम हेल्गा के दिल में यह बात बिठा दो कि तुम उसके साथ विवाह करना चाहते हो। विवाह करना चाहता हूँ हेल्गा के साथ, ग्रेनविल ने हेल्गा पर बल देकर कहा। अरे भाई, मेरा कहने का मतलब है कि तुम अपने जज्बात से उस पर यह जाहिर करो कि तुम उसके पति बनने के लिए इच्छुक हो। मैं तुम्हारा आशय नहीं समझा, आशय ने उसे समझाया। हेल्गा एक तनहा औरत है, वह तुम पर रीझ गई है। एक बार उसे इस बात का यकीन हो गया कि तुम उसके साथ विवाह करना चाहते हो तो वह हमारे कांटे में ऐसी फंसेगी कि छूट नहीं पाएगी। ग्रेनविल ने पहले ही आशर को यह बता दिया कि हेल्गा 2 सप्ताह के लिए मुझे अपने साथ कैस्टगनोला ले जाना चाहती है। आशर यह समाचार सुनकर प्रसन्न हो गया था। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है कि वह तुम्हें अपने साथ ले जा रही है। तभी तो मैंने तुमसे कहा है कि स्थिति हमारे अनुकूल है। कहकर आशा ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। तो हेल्गा ने तुम्हें कुछ पैसे भी दिए होंगे? जबरदस्ती दिए थे कि अपने लिए बढ़िया से कपड़े लत्ते खरीद लाओ, ग्रेनविल ने बौखलाकर कहा। कपड़ों की जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी ही, लेकिन मुझे यह समझ नहीं लगती कि तुम बौखलाए हुए क्यों हो, आशा ने कहा। आखिरकार तुम एक पेशेवर जाई गोलो हो। खैर छोड़ो, यह बताओ हेल्गा ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? 1 लाख, आशा ने प्रशंसात्मक भाव से सिर हिलाया। हेल्गा में यह विशेषता है कि वे अपने यारों के साथ बड़ी उदारता से पेश आती है। आखिर अरबपति है। कहकर आशर तंज नजरों से ग्रेनविल की ओर देखने लगा। अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। हेल्गा से मिली रकम में से यदि तुम 50,000 मुझे दे दो तो। तुम जब भी मिलते हो अपनी योजना की रट लगाने लगते हो, लेकिन तुमने आज तक यह नहीं बताया कि तुम्हारी योजना है क्या, ग्रेनविल ने बौखलाहट से कहा। सब्र करो, बताता हूं, आशा ने कुर्सी के साथ टेक लगाकर कहा। आज से 3 दिन पश्चात जब तुम हेल्गा के मन में यह बात बैठा चुके होंगे कि तुम उसके साथ विवाह करना चाहते हो, तो उसके कैस्टगनोला विला में तुम्हारा अपहरण अमल में आएगा और तुम्हें वापस लौटाने के लिए 20 लाख की फिरौती मांगी जाएगी। ग्रेनविल मुंह फाड़कर आर्चर की ओर देखने लगा। मेरा अपहरण किया जाएगा? तुम्हारी मत मर गई है क्या? तुम्हारा अपहरण नकली होगा, लेकिन फिरौती धन की मांग सच्ची होगी, आशा ने उसे बताया। मैं हेल्गा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम स्थिति को हेल्गा की दृष्टि से देखो। उसके पास नाम है, दौलत है, फलता फूलता बिजनेस है, सब कुछ है। इस सब के बावजूद उसके जीवन में 2 अभाव हैं, एक तो प्यार का और दूसरा मर्द का। उसकी ये दोनों कमियां तुमसे पूरी हो जाती हैं। सो जब यह बात उसके मन में बैठ जाएगी कि तुम उसके साथ विवाह करना चाहते हो, तो वह खुशियों के 7वें आकाश पर पहुंच जाएगी। उसी समय तुम्हारा अपहरण कर लिया जाएगा। तत्पश्चात
तब उसे ये बताया जाएगा कि यदि वह 20 लाख देने को तैयार है तो तुम्हें वापस लौटा दिया जाएगा। यह हेल्गा अपनी खुशियां वापस खरीदने के लिए 20 लाख देने में तनिक भी संकोच नहीं करेगी। उसके पास बहुत पैसा है। 20 लाख उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। उसमें आधे तुम्हारे और आधे मेरे। बोलो कैसी योजना है? हे ईश्वर! ग्रेनविल विस्मित नजर आने लगा। मान लो उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो? इस बात का मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि वह कभी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगी। मैं हेल्गा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वह पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगी, तुम्हें वापस पाने के लिए पैसा देगी। जब वह पैसा दे चुकेगी तो हम दोनों स्विट्जरलैंड छोड़कर चले जाएंगे। बाद में जब तुम वापस नहीं लौटोगे और उसको इस बात का एहसास होगा कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है, तो भी वह खामोश रहेगी। उसका गर्व उसे इस बात की अनुमति नहीं देगा कि वह यह बात स्वीकार करे कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। हेल्गा यह पैसा किसको और कैसे देगी? ग्रेनविल ने पूछा। ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है, आशा ने कहा। मेरी और हेल्गा की पुरानी दुश्मनी है। मैं उससे मिलने जाऊंगा और उसे यह बताऊंगा कि 20 लाख देने पर तुम छूट सकते हो। वह फौरन तैयार हो जाएगी। एक स्विस बैंक में मेरा अंकित अकाउंट है, सो मैं उससे कहूंगा कि इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दे। तत्पश्चात 10 लाख मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मेरा अपहरण कौन करेगा? ग्रेनविल ने पूछा। उसका प्रबंध मैं करने जा रहा हूँ, आशा ने कहा। अब तुम ऐसा करो कि 50,000 मुझे दे दो। मैं 1 घंटे के अंदर अंदर जनेवा पहुंचना चाहता हूँ। तनिक संकोच के पश्चात ग्रेनविल ने अपनी जेब से नोटों का बंडल निकाला और उसमें से 50,000 आशर को दे दिए। जनेवा से मैं लुगानो जाऊंगा, जहां पर मैं होटल द स्विस में ठहरूंगा। तुम मुझसे वहां पर संपर्क करना। तुम्हारा काम यह है कि तुम हेल्गा के मन में यह बात बिठा दो कि तुम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। आशा ने ग्रेनविल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रहा अपहरण, तो यह रोजमर्रा की बात हो चुकी है। हेल्गा को कोई शक नहीं होगा कि उससे पैसा ऐंठने के लिए यह महज एक ढोंग है। जब तुम्हारा अपहरण हो रहा हो तो थोड़ा सा मुकाबला जरूर करना। तुम्हें वेला से लाकर मेरे पास छोड़ दिया जाएगा और फिर जब तक हेल्गा से पैसा नहीं मिल जाएगा तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। जैक, मुझे डर लगता है, ग्रेनविल ने कहा। मैंने हेराफेरियां तो बहुत की हैं, किंतु आज तक कोई जुर्म नहीं किया। जुर्म तो तब होता है जब बात पुलिस तक जाए। बात पुलिस तक जानी ही नहीं। और फिर यह तो सोचो कि 10 लाख हाथ लगेंगे और सदा सदा के लिए संपन्न मूर्ख प्राणों से जान छूट जाएगी। इस दौरान तुम हेल्गा को टूट कर प्यार करो। वह जितनी तुम्हारे लिए उत्कंठित होगी उतनी आसानी से उससे पैसा मिल जाएगा। ग्रेनविल ने एक दीर्घ श्वास छोड़ा। तो ठीक है, फिर कब होगा मेरा अपहरण? हेल्गा के साथ उसके विला में पहुंचने के ऐन 3 दिन बाद। इस बीच मैं तुमसे एक बार मिलूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा अपहरण करने के लिए मैंने क्या प्रबंध किया है। कहकर आशर अपनी जगह से उठा और जलपान गृह से बाहर निकल आया। लगभग 2 वर्ष पूर्व जब जैक आशर ल्यूसेन की एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लॉ फर्म में सीनियर पार्टनर के रूप में काम करता था, तो एक दिन उसके नाम एक टेलीफोन कॉल आई थी। मैं मोसेस सीजल बोल रहा हूँ। तुम मुझे जानते हो। दूसरी ओर से एक कठोर अमेरिकन आवाज आई थी। आशर, जो रोजाना हेरल्ड ट्रिब्यून पढ़ता था, मोसेस सीजल के नाम से परिचित था। इस बात से वाकिफ था कि वह एक माफिया है और कर चोरी के सिलसिले में FBI उसकी खोज में लगी हुई है। हाँ मिस्टर सीजल, आशर ने बड़ी सावधानी स्वर में कहा। मैंने आपके बारे में पढ़ा है। तो ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं तुमसे परामर्श करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं तुम्हें फीस दूंगा। एक आदमी जो हरमन रोल्फ नामक उद्योगपति का परामर्शदाता हो, वह मेरी नज़रों में अहमियत रखता है। मैं कल रात 8 बजे बर्नी के रेस्टोरेंट में आऊँगा। तुम वहाँ पहुँच जाना और मेरी बात सुनने के पश्चात अपनी फीस ले लेना।
कहकर उसने फोन बंद कर दिया था। कुछ देर तक आशा सोच में पड़ा रहा था। वह जानता था कि सीजल एक घोषित अपराधी है। इसके अलावा वह इस बात से भी परिचित था कि माफिया वालों को नाक करना खतरे से खाली नहीं होता। सो अपने साझेदारों से परामर्श किए बिना उसने फैसला कर लिया था कि वह सीजल से मिलने जाएगा और उससे जो लाभ होगा उसके बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करेगा। बर्नी का रेस्टोरेंट एक छोटी सी गली में स्थित था, पुराना और फटीचर। आशा जब रेस्टोरेंट के भीतर दाखिल हुआ था तो भारी भरकम दड़ियल ने उसका स्वागत किया था और उसे यह बताया था कि मिस्टर सीजल आपकी राह देख रहे हैं। तब वह आश्चर्य की अगुवाई करता हुआ उसे रेस्टोरेंट के पृष्ठ भाग में एक छोटे से कमरे में ले आया था, जहां पर प्रलंबी वृत्तियों वाला इटालियन कंपारी सोडा पी रहा था। ओके बर्नी, प्रलंबी भुट्टियों वाले ने उस भारी भरकम शरीर वाले से कहा, अब तुम जल्दी से मेरे लिए सुअर का गोश्त ले आओ। तब उसने आशर को सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया था। जब आशर कुर्सी पर बैठ गया तो उसने आशा से कहा था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं तुमसे ठेठ मतलब बात करना चाहता हूँ। वह यह है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं इसे किसी सुरक्षित जगह रखना चाहता हूँ। बोलो, कोई जुगाड़ कर सकते हो? इतनी देर में बर्नी गोश्त और स्पैगेटी लेकर पहुंच गया था और सीजल खामोश हो गया था। जब बर्नी जा चुका तो आर्चर ने सीजल से पूछा था, आपका पैसा नकद के रूप में है या बॉन्ड्स के रूप में? सारा नकद है, कहकर सीजल गोश्त एवं स्पैगेटी पर पिल पड़ा था। मैं एक विश्वसनीय प्राइवेट बैंक में आपके लिए अंकित अकाउंट की व्यवस्था कर सकता हूँ, तो फौरन कर दो, पैसा मेरे पास है, कहकर सीजल ने एक पुराने से सूटकेस की ओर इशारा किया। इसमें पूरे 25 लाख रखे हैं। आशा चिढ़ गया था। मैं आपका यह काम कर सकता हूँ मिस्टर सीजल। यह काम करने के मैं तुम्हें 50,000 फ्रैंक्स दूंगा। बोलो, मंजूर है? आशा सोचने लगा, यह रकम सीधी मेरी जेब में जाएगी। साझेदारों को बताने की सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे मंजूर है मिस्टर सीजल। तो फिर यह तय रहा। सीजल ने स्पैगेटी का एक और निवाला मुंह में डालते हुए कहा, तुम यह पैसा अपने साथ ले जाओ। इसके साथ उसने जोर की डकार ली और बोला, मैंने तुम्हारी पूरी छानबीन करवाई है। तुम ठीक आदमी हो, लेकिन फिर भी यह याद रखना कि यदि तुमने मेरे साथ कोई छल करने का प्रयास किया तो मेरे आदमी तुरंत तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। ऐसी बात को आप दिल से निकाल दीजिए। आशर ने उसे आश्वासन दिया था। आप अपना पैसा मेरे पास दे दीजिए, मैं तुरंत इसका बंदोबस्त कर देता हूँ। इसके साथ ही आप मुझे कोई एड्रेस दे दीजिए जहां पर मैं आपके अकाउंट का नंबर भेज सकूं। सीजन ने सिर हिला दिया था। यह रहा मेरी पत्नी का एड्रेस, कहने के साथ सीजन ने अपनी जेब से बटुआ निकालकर आशर को एक कार्ड और नोटों की गड्डी दी थी। इस दौरान वह अपना पूरा खाना खा चुका था और तभी अपनी घड़ी की ओर देखकर कहा, अब मैं चलता हूँ। तभी बर्नी वहां पहुंच गया था। आपके लिए और कुछ खाने के लिए लाऊं मिस्टर सीजल? अब नहीं, मेरी उड़ान का समय हो चुका है। और तब जैक आशर की ओर इशारा करके बर्नी से कहा था, यह मेरे पैसे की देखरेख करेगा। यह मुझ पर एहसान कर रहा है, सो यदि इसे कभी कोई जरूरत पड़े तो तुम मेरे एहसान का बदला चुका देना। तब सीजल ने आशर को संबोधित करके कहा था, बर्नी इस शहर का संकट निवारक है। यदि कभी तुम्हें कोई ऐसा वैसा काम हो तो सीधे बर्नी के पास चले आना। यह तुरंत तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा। कहकर सीजल वहां से चला गया था। आशर को यह सब याद था। जनेवा एयरपोर्ट पहुंचने पर उसने टैक्सी ली थी और ड्राइवर को बर्नी के रेस्टोरेंट चलने को कहा था। टैक्सी में बैठकर उसे याद आया था कि उसने सीजल की रकम एक स्विस बैंक में जमा करवा दी थी और उसका अकाउंट नंबर उसकी पत्नी को भेज दिया था। 2 महीने पश्चात उसने हेरल्ड ट्रिब्यून में यह पढ़ा था कि सीजल को गोली मार दी गई थी। टैक्सी का भाड़ा देखकर आर्शर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया था, जहां पर बर्नी उसे देखते ही पहचान गया था। मिस्टर आर्शर, आप? हाँ बर्नी, कहो कैसे हो? आइए खाना खाइए, बर्नी ने कहा और उसकी अगुवाई करता हुआ एक पिछले कमरे में ले गया।
तब वह खुद खाना लेने गया और स्पैगेटी और विस्की की बोतल आशर के सामने लाकर रख दी। बैठ जाओ बर्नी, आशा ने उससे कहा, मैं तुमसे कोई बात करने आया हूँ। जरा एक मिनट, कहकर बर्नी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और तब आशर के सामने बैठकर बोला, अब बताओ क्या बात है। मेरी एक मुश्किल है, तुम चाहो तो उसको हल कर सकते हो। यदि मैं कर सकता हूँगा तो जरूर करूँगा, आप बताओ। मुझे दो विश्वसनीय आदमियों की ज़रूरत है। विश्वसनीय से मेरा अर्थ है कि मैं उन आदमियों को काम करने के लिए पैसा दूंगा, लेकिन यह काम करने के पश्चात वह किसी से जिक्र नहीं करेंगे। बर्नी ने सिर हिलाया। काम क्या है मिस्टर आशर? काम यह है कि बर्नी कि उन दो आदमियों में से अपने एक जानने वाले के अपहरण का अभिनय करवाना चाहता हूँ। सच बात तो यह है कि उस आदमी ने खुद मुझे ऐसा करवाने को कहा है। वह उस औरत को भयभीत करना चाहता है जिसके साथ वह रहता है, क्योंकि वह दिन ब दिन उसके सिर चढ़ती जा रही है। उन आदमियों को बस इतना करना होगा कि उस औरत के घर जाकर उस आदमी को कार में बिठाकर वहां से ले आना होगा। बर्नी ने माचिस की डिबिया में से दिया सलाई निकाली और दांत को रेतने लगा। उसके बाद बर्नी ने पूछा, कुछ भी नहीं, आशा ने कहा। उस औरत को यकीन हो जाएगा कि मेरे बॉयफ्रेंड का अपहरण हो गया है। वह जानबूझकर उस औरत से कुछ दिन दूर रहेगा और फिर उसके पास वापस चला जाएगा। इस बीच उस औरत की अकल ठिकाने आ जाएगी। बर्नी ने सिर हिला दिया। इस काम पर तो पैसा खर्च होगा मिस्टर आशर। खर्च मैं दूंगा, तुम मुझे दो विश्वसनीय आदमियों का प्रबंध कर दो। मैं तुम्हें 500 फ्रैंक दूंगा। बर्नी कुछ देर तक चुपचाप दांत कुरेदता रहा, फिर उसने सिर हिला दिया। 500 में तो मुश्किल है मिस्टर आशर। यदि आप 1000 खर्च करने को तैयार हों तो मैं दो विश्वसनीय आदमी दे सकता हूँ। मुझे मंजूर है, मैं 1000 दे दूंगा। बर्नी की बातें खिल गई। आप मजे से खाना खाइए मिस्टर आशर, मैं अभी आपके काम का प्रबंध करके आता हूँ, कहकर बर्नी कमरे से बाहर चला गया। 15 मिनट पश्चात बर्नी वापस पहुंच गया और आराम से आशर के सामने बैठ गया। मैंने प्रबंध कर दिया है मिस्टर आशर। वे दो हैं और 100% विश्वसनीय हैं। वह एक स्टीमर पर इकट्ठे काम करते हैं और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। उनमें से बड़े का नाम मैक्स सेजेटी है और छोटे का जैक्रॉस बेलमोंट। उन दोनों के आपस में समलिंग कामी संबंध है। बर्नी मुस्कुराकर बोला, यदि आप पैसा खर्च करने को तैयार हैं तो उन पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। आशा ने सकारात्मक सिर हिलाया। मैं उनको देखना और उनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, आप उन दोनों को अच्छी तरह से देखिए, भालिए। यदि वे आपको संतोषजनक ना लगे तो मैं किन्हीं दो और का प्रबंध कर दूंगा। इस समय वे दोनों यहीं पर हैं? आशा ने पूछा। और उन्हें कहाँ जाना है? काम से सीधे यहाँ आते हैं, कहकर बर्नी उम्मीद भरी दृष्टि से आशर की ओर देखने लगा। आशर उसकी दृष्टि का अर्थ समझ गया और अपने बटुए में से 1000 फ्रैंक्स निकालकर बर्नी के हाथ में दे दिए। जैसे आप सीजल के दोस्त वैसे मेरे, कहकर बर्नी अपनी जगह से उठा और दरवाजे के पास जाकर दोनों आदमियों को अंदर आने का इशारा किया। उनमें से एक का कद लंबा और शरीर छरहरा था। वह आयु में छोटा था और दूसरे का कद और शरीर हृष्ट पुष्ट था। उसने अपने बाल डाई कर रखे थे और आयु में बड़ा था। उन दोनों ने मैले कुचैली जीन्स एवं स्वेट शर्ट पहन रखी थी और आर्चर को जरा भी नहीं जचे थे, लेकिन सीजल ने उसे बताया था कि बर्नी पर विश्वास किया जा सकता है, सो आर्चर ने कोई आपत्ति नहीं की। बैठ जाओ, आशा ने उन दोनों से कहा। वे दोनों बैठ गए। मेरा नाम सिजेटी है, हृष्ट पुष्ट शरीर वाले ने कहा, और मेरा साथी बेलमोंट। बर्नी ने मुझे बताया कि तुम दोनों पर विश्वास किया जा सकता है, आशा ने अपनी आवाज में कठोरता पैदा करके कहा। हालांकि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। खैर, बात यह है कि मेरा एक मित्र अपनी गर्लफ्रेंड को धमकाने के लिए अपना अपहरण करवाना चाहता है। तुम्हें अभिनय इस ढंग से करना होगा कि वह वास्तविक लगे। तुम्हारा काम यह होगा कि लुगानो जाकर विला के अंदर घुस जाओगे। वह आदमी तुम्हारा मुकाबला करने का अभिनय करेगा और तब तुम दोनों उसे पकड़कर विला से बाहर लाओगे और कार में बैठाकर यहाँ पहुंचा दोगे और इसके बाद इस बारे में
किसी से कोई जिक्र नहीं करोगे। सेजेटी ने सकारात्मक सिर हिला दिया। पैसा कितना मिलेगा? 2,000 तुम्हें और 2,000 तुम्हारे साथी को। सेजेटी ने मुंह बना लिया। 2,000 तो बहुत थोड़े हैं, 5-5 की बात करो। 4,000 से कौड़ी ऊपर नहीं दूंगा। मंजूर हो तो हाँ करो। आशर ने शुष्कता से कहा। मंजूर है, सेजेटी ने कहा, लेकिन खर्चा अलग देना पड़ेगा। ठीक है, आशर ने कहा। और पेशगी में आधे अभी लेंगे, सेजेटी ने कहा। अभी 1,000 खर्च दूंगा, बकाया काम होने पर मिलेगा, आशा ने दृढ़ता से कहा और 1,000 के 2 नोट अपनी जेब से निकालकर उनके सामने मेज पर रख दिए। सेजेटी ने वह रकम जेब में डाल ली। तुम्हारे पास सिर पर डालने के लिए टोप और डराने धमकाने के लिए बंदूकों का प्रबंध है? आशर ने पूछा। हमारे पास हर चीज का प्रबंध है, सेजेटी ने उसे आश्वासन दिया। तो तुम्हें यह अपहरण आज से 3 दिन बाद अर्थात 18 तारीख की शाम को करना होगा। उस दिन दोपहर 2 बजे तुम लोग स्विस होटल में मेरे पास पहुंच जाना। वहां पर मैं तुम्हें पूरी तफसील समझा दूंगा। टोप और बंदूकें अपने साथ लेते आना, समझ गए ना? सेजेटी ने सकारात्मक सिर हिलाया। तुम्हारे पास कार तो होगी? आशर ने पूछा। है, सेजेटी ने उत्तर दिया। तब आशर ने उन्हें 500 खर्च के लिए दे दिए। जब वे यह बातचीत कर रहे थे तो आशर ने बड़े ध्यान से यह बात नोट की थी कि सेजेटी का साथी बेलमोंट बिल्कुल खामोश बैठा रहा था और उसने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला था। और तुम बेलमोंट? आशर ने सूक्ष्मता से पूछा। तुम सहमत हो ना? जब मैं सहमत हूं तो बेलमोंट अपने आप सहमत हो जाता है, सेजेटी ने कहा और वे दोनों अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अच्छा, तो हम चलते हैं, सेजेटी ने कहा और बेलमोंट के साथ वहां से चला गया। उन दोनों के जाते ही बर्नी कमरे के अंदर पहुंच गया। आपको तसल्ली है ना मिस्टर आशर? भाई, मुझे तो तुम्हारी तसल्ली पर तसल्ली है, आशर ने कहा। तुम्हें निश्चय है ना कि ये दोनों आदमी विश्वसनीय हैं? कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी वैसी बात हो जाए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बर्नी ने आश्वासन दिया। आपने पैसा दिया है, आपका पूरा काम होगा और कोई सेवा बताइए। बस अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, एक टैक्सी बुला दो। बाहर खड़ी है, आशा ने बर्नी से विदा कही और टैक्सी में सवार होकर अपने होटल की ओर चला गया। जब आशर की टैक्सी नजरों से ओझल हो गई तो बर्नी बार के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसी समय सेजेटी भी उसके पास पहुंच गया। क्या माजरा है भाई? सेजेटी ने बर्नी से पूछा। बड़ा रोचक और लाभदायक माजरा है। यह जो मोटा यहाँ आया था ना, आशर यह किसी समय हरमन रॉल्फ का वित्तीय सलाहकार हुआ करता था और हरमन रॉल्फ अथाह दौलत पीछे छोड़ गया है। तो मुझसे संपर्क बनाए रखना मैक्स। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वह कौन से व्यक्ति की गर्लफ्रेंड, कौन औरत है। जैसे ही पता चले कि अपहरण कौन सी जगह पर करना है, मुझे फोन कर देना, समझ गए ना? वह तो समझ गया, सेजेटी ने कहा, लेकिन तोपों और बंदूकों का प्रबंध कहाँ से होगा? उसके सामने तो हमने झूठ बोल दिया था कि हमारे पास हर चीज का प्रबंध है। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? बर्नी बोला। तोपों और बंदूकों का प्रबंध मेरे पास है, तुम मुझे बस वह सूचना दे देना जो मैंने तुमसे मांगी है। ग्रीनविल के आगे आगे चलते हुए हेल्गा जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली थी, उसने हिकल को इंतजार करते हुए देख लिया था। हिकल की आयु मात्र 52 वर्ष थी, किंतु वह अपनी आयु से काफी बड़ा लगता था। उसका कद छोटा, शरीर गोल मटोल एवं सिर घुटा था। उसने 15 वर्ष तक पोलियोग्रस्त हरमन रॉल्फ की सेवा की थी तथा उसकी मृत्यु के पश्चात अपनी समस्त निष्ठा हेल्गा के प्रति समर्पित कर दी थी। हेल्गा को वह बहुत पसंद करता था। फोन पर हेल्गा ने जब उसे समाचार सुनाया कि मुझे एक आदमी से प्रेम हो गया है और मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ, तो हिकल यह सुनकर परेशान हो गया था। हिकल इस बात से भली भांति परिचित था कि हृष्ट पुष्ट नौजवान मर्द हेल्गा की कमजोरी है, लेकिन इस समय हेल्गा के चेहरे को प्रफुल्लित पाकर हिकल की उम्मीदें बंधने लगी कि हेल्गा ने अपने लिए सही मर्द का चयन किया होगा।
किंतु दूसरे क्षण ग्रेनविल पर नजर पड़ते ही उसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। ग्रेनविल का आकर्षक एवं मनोहर व्यक्तित्व देखकर उसके मस्तिष्क में खतरे की लाल बत्ती जलने बुझने लगी थी। ओह हिकल, तुम्हें मैंने बहुत मिस किया है, कहकर हेल्गा ने ग्रेनविल का उससे परिचय करवाया। यह हिकल है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ग्रेनविल को भला इतनी फुर्सत कहाँ थी कि एक नौकर की ओर ध्यान देता। यह लो मेरा सामान पकड़ो, ग्रेनविल ने कहा, और इस ढंग से हिकल को अपना सूटकेस पकड़वाया मानो उस पर एहसान कर रहा हो। यस सर, हिकल ने सामान पकड़ने के साथ बड़े आदर से उत्तर दिया था। लेकिन उसी क्षण से ग्रेनविल एवं हिकल एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। तब हिकल ने हेल्गा को बताया था कि नई रोल्स रॉयस मिल गई है और विला कल तक तैयार होगा। सो मैंने एक होटल में आप और मिस्टर ग्रेनविल के लिए अलग अलग कमरे सुरक्षित करवा दिए हैं। ओ हिकल, तुम कितने समझदार एवं स्वीट हो, कहकर हेल्गा ने नई रोल्स रॉयस देखी थी जिसे देखकर वह बेभोर हो उठी थी। तब वह ग्रेनविल के साथ रोल्स की पिछली सीट पर बैठ गई और हिकल कार चलाकर उनको होटल पहुंचाने ले गया था। होटल पहुंच गए हेल्गा और ग्रेनविल अपने अपने कमरों में चले गए थे। ग्रेनविल ने अपने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजे को भीतर से चटकनी लगाई थी और फोन के पास जाकर स्विस होटल में ठहरे आशर का नंबर डायल किया था। मैंने पूरा प्रबंध कर दिया है, आशर ने बताया। 3 दिन पश्चात हमारा काम शुरू हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे विचार में चिंता करने की पूरी जरूरत है, ग्रेनविल ने व्यग्रता से कहा। मुझे इस आदमी से, क्या नाम है उसका, हिकल, उसकी ओर से बहुत चिंता हो रही है। हिकल, आशर ने चौंक कर कहा। वह यहाँ पर है, वह बिल्कुल यहाँ पर है। ऐसा लगता है कि वह करता धरता है। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में नफरत के आसार पैदा हो गए थे। मैं इन गृह प्रबंधकों की आंखों को देखते ही उनको पहचान लेता हूँ। यह पुराने निष्ठावान गृह प्रबंधक बहुत खतरनाक होते हैं। तुम्हारा अंदाज कुछ गलत नहीं है, आशर ने चिंतित स्वर में कहा। वह हिकल तो हेल्गा का भी बाप है। वह तुम्हारी सिरदर्दी है जिसका समाधान तुम्हें करना पड़ेगा, ग्रेनविल ने कहा। उसका समाधान भी हो जाएगा, आशर ने समझाया। तुम यह करो कि हेल्गा के साथ खूब प्रेम करो। जब उसे यह निश्चय हो जाएगा कि तुम उसके साथ विवाह करना चाहते हो तो फिर वह अपने आप हिकल को रौब में रखेगी। बाकी मैं देख लूंगा। यदि तुम्हारे बस का हुआ तो, ग्रेनविल ने कहा। वह इस समय चिड़चिड़ा सा हो रहा था। तुम बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम हिकल के साथ किस ढंग से पेश आते हो, आशा ने उसे समझाया। उससे मीठा बनकर रहना, जरा खुशामद से बात करना। मेरा यह आशय नहीं कि उसे सिर चढ़ा लेना, उसको बस मस्का लगाते रहना। अगली सुबह ग्रेनविल होटल से बाहर आया था और उस जगह चला आया था जहां पर हिकल रोल्स रॉयस की झाड़ पोंछ कर रहा था। ग्रेनविल ने उसके साथ बातों का सिलसिला शुरू करना चाहा था, लेकिन हिकल ने उसकी हर बात का शुष्क एवं संक्षिप्त उत्तर देकर उसकी जरा सी हिम्मत नहीं बढ़ाई थी, जिससे ग्रेनविल को स्पष्ट विदित हो गया था कि हिकल का रवैया उसके प्रति प्रतिकूल है। तभी हेल्गा भी रोल्स के पास पहुंच गई थी। चलें, हेल्गा ने ग्रेनविल के गाल को होठों का स्पर्श देते हुए कहा था और तब हिकल से बोली थी, कोई समस्या तो नहीं? मैंने सारा सामान कार में रख दिया है मैडम, आप जब चाहें हम यहाँ से रवाना हो सकते हैं, हिकल ने यह उत्तर दिया था। तो आओ चलें क्रिस, मैं तुम्हें अपना विला दिखाने के लिए बेसब्र हो रही हूँ। लुगाना से बाहर कैस्ट गनोला में स्थित वह विला हरमन रॉल्फ ने 10 साल पूर्व एक अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर से खरीदा था। यह विला हर प्रकार के ऐसे सुख साधनों से लैस था जिनकी कल्पना ही की जा सकती थी। विला पहुंचकर हिकल सीधा रसोई घर में चला गया था और हेल्गा ग्रेनविल को विला दिखाने में रत हो गई थी। ग्रेनविल विला का ऐश्वर्य देखकर इतना चक्कचौंध रह गया था कि उसे घुटन सी महसूस होने लगी थी। अंत में हेल्गा उसे अपने बेडरूम में ले गई थी, जिसकी सज्जा देखकर तो वह ग्रेनविल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्रिस डार्लिंग, हेल्गा ने कहा, हिकल समझदार आदमी है। वह इस बात को खूब समझता है कि हम दोनों इस बेडरूम में सोया करेंगे। ग्रेनविल शीघ्र से शीघ्र कमरे से बाहर निकलना चाहता था।
हेल्गा, मुझे तुम्हारा स्विमिंग पूल बहुत अच्छा लगा है। क्या मैं उसमें तैराकी कर सकता हूँ? तुम जो चाहे कर सकते हो क्रिस, यह तुम्हारा घर है, कहकर हेल्गा गुनगुनाती हुई रसोई घर में चली गई। ओह हिकल, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितनी खुश हूं। तुम्हें कैसा लगा है वह? ठीक है मैडम, हिकल ने संक्षिप्त उत्तर दिया। हेल्गा खुशी से हंसने लगी। मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ हिकल, और तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। मुझे आप पर विश्वास है मैडम, हिकल ने बेईमानी से उत्तर दिया। ओह हिकल, तुम कितने अच्छे हो, हेल्गा ने कहा और वहां से अपने बेडरूम में चली आई, जहां पर उसने सारे कपड़े उतार दिए और स्विमिंग पूल पर चली गई। ग्रेनविल आंखें बंद किए बड़ी सुस्ती से पानी के तल पर तैर रहा था। तत्पश्चात जब वे दोनों टेरेस में बैठे सूर्यास्त का दृश्य देख रहे थे, तो हेल्गा ने ग्रेनविल का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे हमेशा से यह उम्मीद थी कि तुम मुझे जैसा ही एक आदमी मिलेगा क्रिस, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं डार्लिंग, ग्रेनविल ने अपना अभिनय शुरू करते हुए कहा। यह तो 4 दिन की चांदनी है। तुम्हारा आशय? हेल्गा ने समीक्षात्मक दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए पूछा। मेरा आशय है कि तुम और मैं बेजोड़ हैं। इन मधुर क्षणों में तुम ये चर्चा क्यों ले बैठी हो? यदि तुम इतनी अमीर ना होती तो। हेल्गा ने अपना हाथ ग्रेनविल के हाथ से परे हटा लिया और सीधी सपाट नजरों से उसकी ओर देखने लगी। ग्रेनविल हेल्गा की इस दृष्टि से हमेशा गड़बड़ा जाता था। तुम चुप क्यों हो गए? स्पष्ट बात करो। हेल्गा की आवाज की कड़क सुनकर ग्रेनविल सावधान हो गया कि उसका वास्ता किसी मूर्ख प्रौढ़ा से नहीं पड़ा। स्पष्ट बात यह है हेल्गा कि यदि तुम इतनी धनवान ना होती तो मैं तुमसे फौरन विवाह कर लेता। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती थी। लेकिन तुम जानती हो कि मैं एक अंग्रेज हूं, और एक अंग्रेज कभी भी अपनी पत्नी के टुकड़े नहीं तोड़ता। मैंने तो ऐसी अनबन कभी नहीं सुनी, हेल्गा बोली। यह किसने कहा कि तुम मेरे टुकड़े तोड़ोगे? तुम प्रतिभा संपन्न हो और मेरे विचार में हमारी बहुत अच्छी जोड़ी सिद्ध हो सकती है। ग्रेनविल अपनी जगह पर पहलू बदलने लगा। मुझ में प्रतिभा तो है, लेकिन मैं आज तक अपनी प्रतिभा से पैसा पैदा नहीं कर पाया। हम दोनों आपस में खुश नहीं रह पाएंगे। इन सुखद क्षणों में ऐसी बातें करने से क्या फायदा? आओ आनंद मनाएं, और फिर मैं चला जाऊंगा, और मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा। ग्रेनविल सोचने लगा, यह बड़ी खतरनाक है। आज तक जिस औरत के साथ मैंने ऐसे डायलॉग बोले, वह मेरी गोद में चपड़ चपड़ करने लगती थी, और यह है कि मुझे कह रही है कि मैं घटिया डायलॉग बोल रहा हूँ। ग्रेनविल का मस्तिष्क तेजी से काम करने लगा कि इसके प्रश्न का क्या उत्तर दूं। उसी समय हेल्गा ने अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मुझसे प्रेम है या नहीं? मेरी बात का जवाब दो। तुम वाकई एक अद्भुत औरत हो। यह मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं। मैंने तुमसे यह पूछा है कि तुम्हें प्रेम है या नहीं। ग्रेनविल ने एक लंबा सांस लिया। हेल्गा ने हाँ या ना में उत्तर मांगा था। हेल्गा डार्लिंग, मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। उसका जवाब सुनकर हेल्गा काफी देर तक ध्यानपूर्वक उसके चेहरे की ओर देखती रही थी, जिसके जवाब में ग्रेनविल उसकी ओर यूं देखने लगा था मानो दिलो जान से उस पर आसक्त हो। उसके चेहरे पर यह भाव देखकर हेल्गा की तसल्ली हो गई थी, और वह कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी। तभी हिकल वहां टेरेस पर आया और यह कहा कि डिनर तैयार है। हेल्गा ने हिकल से डिनर वहीं लाने को कहा। थोड़ी देर पश्चात जब हिकल उनके सामने डिनर लगा रहा था, तो वे खामोश हो गए थे। जब हिकल जा चुका तो हेल्गा ने क्रिस से कहा, अपने बारे में डिनर के बाद बात करेंगे। फिर वह उसे कल के प्रोग्राम के बारे में बताने लगी कि कल हम पहाड़ों पर सैर करने चलेंगे। वहां पर एक बहुत बढ़िया से जलपान गृह है, वहीं पर लंच करेंगे। इसी बहाने हिकल को छुट्टी मिल जाएगी। डिनर के पश्चात वे आराम कुर्सियों पर बैठ गए थे। हिकल उनके लिए कॉफी रख चुका तो हेल्गा ने उसे आराम करने को कहा था। जब हिकल उसे गुड नाइट कहकर वहां से चला गया, तो हेल्गा ने ग्रेनविल से कहा, आओ अब एक दूसरे के बारे में खुलकर बात करते हैं। पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। मैंने केवल हरमन की दौलत की वजह से उसके साथ विवाह किया था। वह अपंग और नपुंसक था।
उसे एक ऐसी खूबसूरत मेजबान पत्नी की जरूरत थी जो उसकी संस्थाओं को चलाने एवं उनकी देख रेख करने में उसकी सहायक हो सके। मैं उसकी ज़रूरतों पर पूरी उतरी थी। इसी वजह से उसने मुझे अपनी पत्नी बनाने की पेशकश की थी और शर्त रखी थी कि मैं किसी मर्द के साथ प्रेम संबंध नहीं जुटाऊंगी। मैंने उसे वचन दिया था कि ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन चोरी छुपे अपनी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करती थी। मुझे यह अभिशाप है कि मैं एक अतिकामी नारी हूँ। मुझे हर क्षण मर्द की इच्छा होती है। क्या कहेगा? उसके हाथ को थपथपा कर बोली, अब मैं प्रेम संबंधों से ऊब गई हूँ और किसी एक के साथ रहना चाहती हूँ। अब से पहले मुझे किसी के साथ प्रेम नहीं हुआ, लेकिन अब है तुम्हारे साथ। ग्रेनविल उसकी स्पष्ट बातें सुनकर चौंक गया था। मुझे भी तुमसे प्रेम है, लेकिन मुझे वह अभिशाप है कि मैं एक औरत के टुकड़े नहीं तोड़ सकता। तुम बहुत धनवान हो और तुम्हारे सामने मेरी माली हैसियत कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे इन जज्बातों की कदर करती हूँ क्रिस, लेकिन मान लो यदि तुम्हारे पास अपनी कमाई के 1 लाख हो जाएं, तो तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार होगे? हेल्गा, तुम अजीब सी बातें करती हो। मैं एकदम से इतनी रकम कैसे कमा सकता हूँ? उसका रास्ता मैं तुम्हें बताती हूँ। हम फ्रांस और जर्मनी में अपने नए कारखाने स्थापित करने जा रहे हैं। मैं तुम्हें इनमें से किसी एक कंपनी का सीनियर पार्टनर नियुक्त कर दूंगी। तुम्हारे मातहत लेखाकारों, विशेषज्ञों एवं सहायकों का पूरा स्टाफ होगा। इस पर तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व एवं तुम्हारा बहुभाषी होना ही कंपनी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इस प्रकार तुम कंपनी के स्टॉक होल्डर बन जाओगे। एक एक पैसा जो तुम पाओगे वह किसी के एहसान का नहीं होगा, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई का होगा। यदि तुम मेरी बात से सहमत हो तो हम कल ही विवाह कर सकते हैं। सुबह से शाम तक एक ऑफिस में बैठकर काम करना एवं हेल्गा तानाशाह के मातहत काम करने की कल्पना से ग्रेनविल के रोंगटे खड़े हो गए। इस समय उसे आशर की सीख स्मरण हुई। तुम हेल्गा के साथ प्रेम करो। मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा हेल्गा। इस समय तो मेरा मन तुम्हें प्यार करने को कर रहा है। तो चलो आओ, कहकर हेल्गा उसकी अगुवाई करती हुई अपने बेडरूम में ले गई। अगली सुबह जब हेल्गा की आंखें खुली तो 7 बज चुके थे। क्रिस को अपने बगल में ना पाकर वह घबरा गई थी। उसी समय इस हिकल कॉफी लेकर कमरे में आया और जब उसने हेल्गा को बताया था कि मिस्टर ग्रेनविल तैराकी कर रहे हैं, तो हेल्गा की जान में जान आई थी। तत्पश्चात काफी पान करने के पश्चात हेल्गा को याद करके दोहराने लगी थी कि क्रिस ने किस तरह उसे चिंता में डूबा हुआ छोड़ दिया था। फिर एक ही झटके के साथ मैं क्रिस को मनाकर उसके साथ विवाह करूंगी ही करूंगी। विवाह तो मैं पैराडाइज सिटी में करूंगी और वहीं से क्रिस का जीवन शुरू करूंगी। तभी हेल्गा को लोमन एवं विनबर्ग का ख्याल आया। क्या और सोचने लगी कि मैं उनको बताकर ही नहीं आई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। कहीं भी ये ना सोचने लगी कि किसी ने मेरा अपहरण कर लिया है। यह विचार आते ही हेल्गा ने अपने बिस्तर से उठकर गाउन पहना और फोन के पास जाने लगी। उसी समय क्रिस तैराकी करके वहां आया। क्रिस डार्लिंग, तुम नाश्ता करो, मैं इतनी देर में लोमन एवं विन बार्न से जरा फोन पर बात कर कर आती हूँ। क्या कह हेल्गा फोन करने चली गई। उसी समय ही कल कमरे में दाखिल हुआ और क्रिस के पास आकर खड़ा हो गया। आप नाश्ते के साथ चाय लेंगे या कॉफी? सिर्फ कॉफी लूंगा और कुछ नहीं, कहकर उसने हिकल को वहां से भेज दिया। ग्रेनविल अपनी चिंता में डूबा हुआ था कि मैं आजाद पंछी हूँ, आज इस प्रौढ़ा के साथ जो कल उस प्रौढ़ा के साथ विविधता ही जीवन का तत्व होती है। और हेल्गा मुझे 50 लाख का लालच देकर अपने पिंजरे का पंछी बनाना चाहती है। मैं 50 लाख का क्या करूँगा? मुझे वही 10 लाख भले हैं जो आशा ने मुझे देने का वचन दिया है। मुझे फौरन आशा से संपर्क करना चाहिए, नहीं तो ये चालबाज औरत मुझे फंसा लेगी। तभी हिकल कॉफी लेकर वहां पहुंच गया। यहाँ पर कोई गोल्फ कोर्स तो होगा ही? ग्रेनविल ने हिकल से पूछा। यस सर, यहाँ पास ही में है, मैं आपको उस जगह का नक्शा ला देता हूँ। हिकल ने उसे नक्शा लाकर दे दिया और ग्रेनविल उस नक्शे का अध्ययन करने लगा। इतनी देर में हेल्गा वहां पहुंच गई। सॉरी डार्लिंग, मैं आज तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा पाऊंगी।
हेल्गा ने अपने दोनों हाथ क्रिस के कंधों पर रखते हुए कहा, लोमन एवं विन बार्न के कुछ ऐसे काम अटक गए हैं कि मुझसे परामर्श करना जरूरी है। उनके बार बार फोन आएंगे, मुझे उनके फोनों का यही इंतजार करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि अकेले घूमाओ, फिर शाम को जी भरकर आनंद मनाएंगे। ग्रीनविल के लिए यह सुनहरी मौका था। मैं तुम्हारी मजबूरियां समझता हूँ डार्लिंग। कल रात तुमने एक प्रस्ताव रखा था, यदि मैं एक दौर गोल्फ का खेला हूं तो कैसा रहे, क्योंकि जब मैं गोल्फ खेल रहा होता हूँ तो मेरा दिमाग बड़े ही तरीके से सोचता है और मैं ठीक निर्णय पर पहुंचता हूँ। वैसे तुम्हें मालूम ही है कि मेरा जवाब हाँ में होगा। हेल्गा का दिमाग इस समय अपने बिजनेस में व्यस्त था। उसने क्रिस की बस इतनी सी बात सुनी थी कि गोल्फ खेलने जाना चाहता है, सो उसने सकारात्मक सिर हिला दिया था। हाँ हाँ, तुम गोल्फ खेलने चले जाओ। रोल्स रॉयस ले जाना। कब तक वापस लौटोगे? 3 बजे तक लौट आऊंगा। वास्तव में हेल्गा नहीं चाहती थी कि क्रिस इस समय बाहर जाता। वह उसके साथ अपने बिजनेस के विषय पर बातचीत करके यह अंदाजा लगाना चाहती थी कि क्रिस कितनी सूझबूझ का मालिक है, लेकिन वह कोई जल्दबाज नहीं करना चाहती थी, सो उसने क्रिस को गोल्फ खेलने के लिए जाने दिया था। तभी हिकल वहां पहुंचा था। हिकल, मिस्टर ग्रेनविल जो गोल्फ खेलने गए हैं और मुझे कॉल्स करनी है। तुम ऐसा करो कि मेरे लिए हल्का लंच तैयार करना। मैं आपका सैंडविच लंच तैयार कर देता हूँ। हाँ, कहकर हेल्गा अपने बेडरूम में इधर उधर टहलने लगी। हिकल, यह आदमी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसे रजामंद करने का प्रयास कर रही हूँ कि वह हमारी कॉरपोरेशन की किसी कंपनी में कोई पद संभाल ले। उसे कुछ संकोच है। यदि वह मान जाए तो मैं उससे विवाह कर लूँ। जैसी आपकी इच्छा मैडम, हेकल ने अरुचि से कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसी समय टेलीफोन की घंटी बजने लगी और तदुपरांत हेल्गा 3 घंटे तक हरमन रॉल्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के मामले में उलझी रही। आर्चर स्विस होटल के लाउंज में बैठा था और पिछले दिन के बारे में सोच रहा था। वह सारा दिन व्यस्त रहा था। उसने एक मर्सिडीज कार किराए पर ली थी और बाकी सारे प्रॉपर्टी डीलरों को मिलाने के बाद पैराडिसो में एक विला किराए पर लिया था। पैराडिसो लुगानो से जुड़ा हुआ था। वह बंगला बिल्कुल साधारण सा था और आशर को उसके लिए 1 महीने का किराया देना पड़ा था। बहरहाल ग्रैनविल को छिपाने के लिए वह एक बहुत अच्छी जगह थी। अगले 2 बजे सेजेटी एवं बेलमोंड ने आशर के पास पहुंचना था। जब उसने उन दोनों को हेल्गा का विला दिखाने ले जाना था, तत्पश्चात कल रात ग्रैनविल का हेल्गा के विला से अपहरण किया जाना था। इस समय आशर यह सोच रहा था कि अब सब कुछ ग्रैनविल पर निर्भर करता है। यदि उसने अपनी भूमिका ठीक निभाई है तो अगले चंद दिनों में 10 लाख मेरी जेब में होंगे। इसी समय आशर ने लॉबी के शीशे के दरवाजे से बाहर देखा और उसे काले एवं रजत रंग की एक रॉल्स रॉयस दिखाई दी जिससे ग्रैनविल उतरना ही चाहता था। आशर लपक कर बाहर आया और ग्रैनविल की बगल वाली सीट पर बैठ गया। आशर के बैठते ही ग्रैनविल ने कार स्टार्ट कर दी। क्या रास्सी कार है, आशर पुकार उठा और इसके साथ ही उसके मन में ईर्ष्या होने लगी कि यदि हेल्गा ने मेरे साथ सहयोग बरता होता तो इस समय ऐसी ही कार मेरे नीचे होती। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ग्रैनविल के लहजे की तेजी सुनकर आचर उसके चेहरे की ओर देखने लगा। कोई गड़बड़ हो गई क्या? तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि मेरे साथ क्या बीत रही है, ग्रैनविल ने बताया। इस हेल्गा से मुझे घुटन होने लगी है। वह मुझे पागल बना देगी। उसकी इच्छा यह है कि मैं उसके फर्म में कोई पद संभाल लूं। उसने मुझसे विवाह करने की ठान ली है। मैंने जब यह बहाना बनाया कि मैं तुम्हारे टुकड़े नहीं तोड़ूंगा तो कहने लगी मैं तुम्हें ऐसा काम सौंपूंगी कि तुम कुछ ही समय में 50 लाख के मालिक बन जाओगे तथा तुम्हें यह महसूस होगा कि एक एक पैसा तुमने अपनी मेहनत से कमाया है। अब तुम खुद ही सोचो आर्शर कि ये कैसी अजीब मुसीबत है। रात के समय उसकी यौन तृप्ति करूं और दिन में ऑफिस में बैठकर काम करूं। इस प्रकार तो मैं पागल हो जाऊंगा। आर्शर ने एक दीर्घ श्वास छोड़ा और सोचने लगा, काश कि हेल्गा ने ऐसी पेशकश मुझसे की होती तो मैं तो नाचने लगता। हरमन रॉल्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन में काम करने और 50 लाख कमाने का अवसर और क्रिस दूर भागना चाहता है। आर्शर के हृदय में उसके प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी।
यह जाइगोलो है और जाइगोलो ही रहेगा। काम और जिम्मेदारी से दूर भागता है। मैं तुम्हारी मुश्किल को खूब समझता हूँ क्रिस, आशा ने शांत स्वर में कहा। लेकिन इसमें उत्तेजित होने की क्या बात है? तुमने हेल्गा को क्या जवाब दिया था? मैंने उससे यह कहा था कि सोच कर बताऊंगा, ग्रेनविल ने बताया। अब मैं उससे यह बहाना बनाकर आया हूँ कि जब मैं गोल्फ खेल रहा होता हूँ तो मेरा दिमाग सही ढंग से काम करता है और मैं सही फैसले कर पाता हूँ। इस समय यदि वह अपने बिजनेस के मामले में व्यस्त नहीं हुई होती तो उसने मुझे आने ही ना दिया होता। यदि मैं उसकी फर्म में काम करने की सहमति व्यक्त कर दूं तो वह कल ही मुझसे विवाह कर लेगी। इसी भ्रम में ही तो हमें उसे रखना है क्रिस, आशा ने सब्र से कहा। तुम खाम खाम में घबरा रहे हो। तुम्हारा उसके साथ विवाह करने का प्रश्न ही नहीं होता। तुमने अपनी भूमिका बिल्कुल सही निभाई है। इसी तरह बने रहो। जब तुम विला वापस पहुंचो तो हेल्गा से यह कहना कि मैं तुम्हारी फर्म में काम करने के लिए तैयार हूं और जितनी जल्दी तुमसे विवाह हो सके उतना ही अच्छा है। ग्रेनविल ने सिगरेट सुलगाकर कहा। उसके साथ विवाह करने के विचार से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम यह बताओ कि मुझे वहां से कब निकालोगे? आशर उसके प्रति घृणा महसूस करते हुए सोचने लगा, यदि मुझे इसके साथ स्थान बदलने का मौका मिल जाए तो मैं क्या ना कर डालूंगा। कल रात तुम्हारा अपहरण होगा और इसके साथ तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो, ग्रेनविल ने कहा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वह कितनी स्रोतबोधक और तानाशाही प्रकार की औरत है। मैंने ऐसी अजीब औरत आज तक नहीं देखी। तुम चिंता मत करो, आशा ने उसे आश्वासन दिया। कल रात 10 बजे 2 आदमी विला पहुंचेंगे। उन्होंने सर पर टोप पहन रखे होंगे और उनके हाथ में बंदूकें होंगी। वे तुम्हें और हेल्गा को डराएंगे, धमकाएंगे। तुम उनके साथ मुकाबला करने का अभिनय करना, लेकिन अति मत मारना, क्योंकि वे दोनों अनाड़ी हैं। वे तुम्हें वहां से लाने से पहले हेल्गा के नाम एक रुक्का छोड़ जाएंगे जो मैंने खुद तैयार किया है। हेल्गा उस रुक्के को पढ़कर इतनी भयभीत हो जाएगी कि पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेगी। वे 2 आदमी तुम्हें वहां से लाकर एक विला में छोड़ देंगे। फिर मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। 1 सप्ताह के भीतर तुम 10 लाख के मालिक होगे। लेकिन हिकल भी तो वहां पर होगा, ग्रेनविल ने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि वह बना बनाया खेल बिगाड़ दे। हिकल? हाँ, आशा ने भौं चढ़ाकर कहा। तुम यह बताओ कि वह सोने कितने बजे जाता है? इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कल रात हेल्गा ने डिनर के काफी देर बाद छुट्टी दे दी थी। तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम्हारा अपहरण रात 11 बजे करवाएंगे। तुम हेल्गा से कहकर हिकल को जल्दी छुट्टी दिलवा देना। एक और बात क्रिस, तुम द्वार ताला खोलना मत भूलना। मैंने सारा विला देख रखा है तथा विला के अगले दरवाजे से ही विला के भीतर प्रविष्ट हुआ जा सकता है। हिकल जब चला जाए तो किसी बहाने से बाहर आकर अगले दरवाजे का ताला खोल देना। ग्रेनविल ने सकारात्मक सिर हिला दिया। तभी कार के शीशे पर दस्तक हुई और वे दोनों उस तरफ देखने लगे। शीशे के बाहर दरवाजे के पास वर्दी में मलबूस यातायात सिपाही खड़ा था। इस हस्तक्षेप से ग्रेनविल क्रुद्ध हो गया और बटन दबाकर खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। क्या बात है? ग्रेनविल ने इटालियन भाषा में चिल्लाकर पूछा। आप नो पार्किंग जोन में खड़े हैं सर, पुलिसमैन ने कहा। अंततः मैं आपका चालान काट रहा हूं। भाड़ में जाओ, ग्रेनविल गुर्रा कर बोला। मैंने तो इस शहर में नो पार्किंग जोन का बोर्ड कहीं नहीं देखा। यह नो पार्किंग जोन है तो यहाँ पर बोर्ड क्यों नहीं लगा हुआ? आशर, जो काफी समय तक स्विट्जरलैंड में रह चुका था, जानता था कि यहाँ की पुलिस बड़ी तुनक मिजाज है। सो पुलिसमैन के प्रति ग्रेनविल का यह व्यवहार देखकर वह घबरा गया। पुलिसमैन की आंखों में सख्ती टपकने लगी थी। आप अपने कागजात दिखाइए। हे ईश्वर! यह कहकर ग्रेनविल ने कार का ग्लोव कंपार्टमेंट खोला और उसमें से कार के कागज निकालकर पुलिसमैन के हाथ में पकड़ा दिए। कुछ देर तक कागजों का अध्ययन करने के पश्चात पुलिसमैन गहरी नजरों से ग्रेनविल की ओर देखने लगा। यह कार आपकी तो नहीं है? तुम निरक्षर हो क्या? ग्रेनविल गुर्रा कर बोला। पढ़ नहीं सकते किसकी कार है?
यह कार मैडम हरमन रॉल्फ की है और उन्होंने मेरे इस्तेमाल के लिए मुझे दी है। पुलिसमैन का चेहरा और सख्त हो गया। आप अपना पासपोर्ट दिखाइए। ग्रेनविल चूंकि बहुत ज़्यादा सफ़र करता था, अपना पासपोर्ट हमेशा अपने साथ रखता था। उसने फटाक से अपना पासपोर्ट और पुलिसमैन के हाथ में थमा दिया। इस बिंदु पर आशर ने बड़ी बेवकूफ़ी की थी। वह पुलिसमैन एवं ग्रेनविल के बीच में कूद गया और अपनी जेब से बटुआ निकालकर अपना पुराना विजिटिंग कार्ड पुलिसमैन को दिखाया था। इस कार्ड पर उसका नाम लिखा था और वह एड्रेस दिया था जब वह एक अंतर्राष्ट्रीय वकीलों की फर्म में काम किया करता था। बात यह है ऑफिसर, आयशर ने पुलिसमैन से बड़ी शांत स्वर में कहा, कि मिस्टर ग्रैनविल एक अंग्रेज हैं तथा यहाँ के यातायात नियमों से अपरिचित हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैडम रॉल्फी ने अपनी कार मिस्टर ग्रैनविल को अपने इस्तेमाल के लिए दी है। यह एक मेहमान के रूप में उनके यहाँ ठहरे हुए हैं। पुलिसमैन ने आशर का कार्ड ध्यान से देखने के पश्चात वह कार्ड आशर को व पासपोर्ट ग्रैनविल को वापस कर दिए। आप आइंदा अपनी गाड़ी नो पार्किंग जोन में मत खड़ी करना, कहकर पुलिसमैन ने उन दोनों को सैल्यूट मारा और गाड़ी आगे करने का इशारा किया। जब उनकी कार रेंगते हुए आगे निकल गई तो पुलिसमैन ने अपनी जेब से नोटबुक निकालकर उसमें कुछ नोट किया और नोटबुक जेब में वापस डाल ली। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, सो उसने आर्चर का चेहरा अपने दिमाग में बैठा लिया था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि आर्चर जैसा फटेहाल आदमी अंतर्राष्ट्रीय वकीलों की एक कंपनी में काम करता होगा। साला हरामी, ग्रेनविल कार आगे बढ़ाते हुए बड़बड़ाया। तुम तो पागल हो गए हो क्रिस, आशर ने कहा। स्विस पुलिसमैन के साथ इस ढंग से बात नहीं किया करते। तुम उसके साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आए थे। जाए जहन्नुम में, ग्रैनविल ने कहा। तब उसने रोल्स रॉयस ईडन होटल के पार्किंग लॉट में खड़ी कर दी थी। चलो कुछ पीते हैं। आशर और ग्रैनविल टेरेस पर आकर एक एकांत कोने में बैठ गए और ग्रैनविल ने वेटर को 2 मार्टिनी लाने को कहा। देखो जैक, इस काम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ग्रैनविल ने कहा। तुम मुझे उन आदमियों के बारे में बताओ जिन्होंने मेरा अपहरण करना है। तुम्हें विश्वास है कि वे विश्वसनीय हैं? ड्रिंक्स के आने तक आशा चुप बैठा रहा। तब उसने बताना शुरू किया। ग्रेनविल 3 बजे के पश्चात जब विला वापस पहुंचा था तो अपने आप को एकदम हल्का महसूस कर रहा था। आशा ने उसे यकीन दिलाया था कि कुछ ही दिनों में उसके पास 10 लाख होंगे तथा उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। विला पहुंचकर ग्रेनविल ने रोल्स रॉयस गैराज में पार्क की और विला की ओर अंदर चला गया। जब वह प्रवेश द्वार अंदर से बंद कर रहा था तो उसे हेल्गा की आवाज़ सुनाई दी थी, जो फोन पर किसी से बात कर रही थी। ग्रैनविल सीधा अपने कमरे में आया था, नहाया धोया और फिर टहलते हुए हेल्गा के कमरे में गया था। हेल्गा उसके पीछे बैठी काम में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर सख्ती सी छाई हुई थी, लेकिन ग्रैनविल को देखते ही हेल्गा के चेहरे की सख्ती नरम पड़ गई थी। फिर वह अपनी जगह से उठी थी और ग्रैनविल के पास आकर उसके गाल को उसने होठों का स्पर्श दिया था। अब मेरे सवाल का जवाब दो। जवाब हो हाँ होना ही चाहिए। मैं ना नहीं सुनूंगी। मेरा जवाब बिल्कुल हाँ है, ग्रैनविल ने कहा और हेल्गा को गोद में भरकर बेडरूम में ले आया और दरवाजे के अंदर से चटकनी लगा दी। अरे हिकल क्या सोचेगा कि हम दिन में ही जुट गए हैं, हेल्गा ने उतरते हुए कहा। 10 मिनट पश्चात जब वे दोनों सुख जन शिथिलता की अवस्था में एक दूसरे के बगल में लेटे हुए थे तो हेल्गा ग्रैनविल को अपने विवाह के कार्यक्रम के बारे में बताने लगी। तो हम पैराडाइज सिटी में विवाह करेंगे। वहाँ द्वीप पर मेरा एक आलीशान बंगला है। विवाह होने तक तुम बंगले की कॉटेज में ठहरना। मैं अपने विवाह का ऐलान करूंगी तो देखना शहर के समस्त प्रतिष्ठित लोग कैसे मुझे बधाई देने आते हैं। हम अपना विवाह बड़ी धूमधाम से करेंगे, वगैरह वगैरह। इन बातों से ग्रैनविल का दिल हौलने लगा था, लेकिन वह हूँ हाँ करने के साथ साथ उसका हाथ सहलाता रहा था। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा, ग्रैनविल ने कहा और मन ही मन सोचने लगा कि कल तक इस तानाशाही औरत से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तभी हिकल ने दरवाजे पर दस्तक दी और हेल्गा को बताया कि विन वार्न का फोन आया है। वह सुनकर हेल्गा चिढ़ सी गई।
लेकिन उसने वहीं बेडरूम में विन वॉक का फोन रिसीव किया और फिर आधे घंटे तक बिजनेस संबंधी वार्ता करती रही। फोन सुनने के पश्चात हेल्गा ने सारी बात ग्रेनविल को कह सुनाई। ग्रेनविल हाँ में हाँ मिलाता रहा था। अंत में जब हेल्गा ने उसकी राय पूछी तो वह हेल्गा का मुंह ताकने लगा था तथा अपनी अनभिज्ञता छिपाने के लिए यह बहाना बना दिया कि जब तक मैं पूरी कागजात ना देख लूं मैं कोई राय नहीं दूंगा। हेल्गा ये सुनकर बहुत निराश हुई थी, किंतु उसने उसी क्षण विन बॉन्ड की सेक्रेटरी को फोन पर आदेश दिए थे कि वह कागजात विमान द्वारा यहाँ भिजवा दिए जाएं। तत्पश्चात हेल्गा एवं ग्रेनविल घूमने के लिए बाहर चले गए थे। देर गए जब वे वापस लौटे थे तो हिकल अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। हेल्गा को यह बात अच्छी नहीं लगी थी कि हिकल हर समय उनकी चौकीदारी करता रहता है। सो उसने हिकल को यह हिदायत कर दी कि तुम हमारा इंतजार मत किया करो। तुम्हें टीवी देखना अच्छा लगता है सो तुम टीवी देखा करो। मुझे किसी चीज की जरूरत महसूस होगी तो मैं तुम्हें बुला लिया करूंगी। जैसा आपका हुक्म मैडम, हिकल ने कहा और वहां से चला गया था। तत्पश्चात हेल्गा और ग्रेनविल बेडरूम में चले गए थे। ग्रेनविल अब हेल्गा से ऊब चुका था। वह जब कभी भी किसी प्रौढ़ा से पीछा छुड़ाना चाहता था तो उसके साथ अपना आजमाया हुआ दांव खेलता था जो हमेशा कामयाब रहता था। सो अगली सुबह जब ग्रेनविल की आंख खुली तो हेल्गा भी सो रही थी। ग्रेनविल ने अपना हाथ माथे पर रखा और कराहने लगा। उसकी क्षण हेल्गा की आंख खुल गई और वे व्याकुलता से ग्रेनविल की ओर देखने लगी। खैर तो है क्रिस, तुम करा क्यों रहे हो? मुझे आदामिसी का दौरा पड़ गया है। अब यह 3 दिन तक यूं ही चलेगा। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर को बुलाने का कोई फायदा नहीं। आदामिसी का यह कोई इलाज नहीं होता। 3 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। बोलने पर भी दर्द होता है। तो मुझे बुलाओ मत और मुझे चुपचाप लेटा रहने दो। हेल्गा बेचारी बाहर टेरेस में चली आई जहां पर हेकल क्यारियां ठीक कर रहा था। आज आप बहुत जल्दी उठ गई मैडम। आपकी तबीयत तो नासाज नहीं? मैं तो ठीक हूँ हेकल, लेकिन मिस्टर ग्रेनविल को आधा सीसी का दर्द शुरू हो गया है। आधा सीसी का दर्द बहुत तेज होता है, हेकल ने सपाट लहजे में कहा। आपके लिए कॉफी यहीं ले आऊं? हाँ, हेल्गा ने जवाब दिया। हिकल जब कॉफी ले आया तो हेल्गा ने कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ हिकल। मैं हाजिर हूँ मैडम। बात यह है कल कि मैंने मिस्टर ग्रेनविल से विवाह करने का फैसला कर लिया है। मुझे चूंकि तुम्हारी वफादारी पर पूर्ण विश्वास है, अतः मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी राय क्या है। मेरी कोई राय नहीं मैडम, यह तो आपकी खुशी की बात है, हिकल ने भाव शून्य स्वर में कहा। हिकल के स्वभाव से हेल्गा भली भांति परिचित थी कि जब वह किसी व्यक्ति को नापसंद करता है तो उसके प्रति शीत रवैया अपना लेता है और जब उससे पूछा जाता है तो उस व्यक्ति के बारे में अनिश्चित सा उत्तर देता है। हेल्गा को भली भांति स्मरण था कि जब उसने हरमन के साथ विवाह किया था तो हिकल ने उसका मौन विरोध किया था, लेकिन बाद में जब हेल्गा मुश्किल में फंसी थी तो हिकल ने पूर्ण वफादारी का सबूत देकर उसकी सहायता की थी। मैं सोचने लगी, मैं क्रिस से कहूंगी कि वह हिकल को खुश रखा करे। वह अपने आप लाइन पर आ जाएगा। तत्पश्चात हेल्गा पंजों के बल चलती हुई अपने बेडरूम की ओर गई जहां पर ग्रेनविल आराम कर रहा था। धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखा तो वह सिगरेट पीने के लिए उत्कंठित हो रहा था और अब उसने पैकेट से सिगरेट निकालने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर अपना हाथ वापस खींच लिया और माथे पर रखकर कराने का अभिनय करने लगा। हेल्गा कुछ क्षणों तक ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखती रही थी और फिर बड़ी धीरे से दरवाजा बंद करके वापस लौट गई थी। ग्रेनविल सोचने लगा, क्या अजीब औरत है, एक क्षण के लिए भी पीछा नहीं छोड़ती। खैर, जब तक आशर मेरा अपहरण नहीं करवा देता तब तक तो मुझे यह ढोंग करना ही पड़ेगा। आज पहली बार वह अपने अपहरण के बारे में गंभीरता से सोच रहा था। हेल्गा के बारे में वह बहुत असहज अनुभव करता था। यह औरत तानाशाह किस्म की औरत है। यदि इसे कहीं संदेह हो गया कि इसे ठगने की कोशिश की जा रही है तो ना जाने यह क्या रुख अपना ले। खैर, जो कुछ भी है, 10 लाख हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। यह पैसा मिलते ही मैं वेस्ट इंडीज चला जाऊंगा और जब यह बात कुछ ठंडी पड़ जाएगी तो यूरोप वापस लौट आऊंगा।
इसके साथ ही एक विचार उसके मन में आया और वह भय के कसाव में आ गया। मैं आशर को बिल्कुल नहीं जानता। उसकी एवं मेरी मुलाकात बिल्कुल संयोगिक थी। वह एक अंतर्राष्ट्रीय वकील ना होकर कोई 420 हो, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि वह हेल्गा को जानता है। लेकिन मेरे अपहरण का सारा फिरौती धन उसके हाथ में आएगा और पैसा मिलने के बाद यदि वह गायब हो गया तो मैं उसे कहाँ ढूंढने जाऊंगा। वहीं अंधेरे में लेटे लेटे ग्रेनविल इस समस्या पर गौर करने लगा। दोपहर 2 बजे जब मैक्स सेजेटी और जैक्रॉस बेलमोंट फॉक्स वैगन में होटल स्विस के बाहर पहुंचे तो आर्चर होटल का भुगतान करके किराए की मर्सिडीज में उनकी राह देख रहा था। सेजेटी एवं बेलमोंट की कार देखते ही आर्चर ने उन दोनों को अपने पीछे पीछे आने को कहा। थोड़ी देर पश्चात ये दोनों कारें पैराडिसो में उस विला के बाहर पहुंच गई जो आर्चर ने किराए पर लिया था। वहां पहुंचने के पश्चात आर्चर सेजेटी एवं बेलमोंट को विला के अंदर ले गया और उनको बैठने को कहा। कोई समस्या तो नहीं हुई? आर्चर ने इटालियन भाषा में पूछा। ना, सेजेटी ने उत्तर दिया। तुम सर पर पहनने के लिए टोप और बंदूकें लाए हो? हाँ, सेजेटी ने बताया। आर्चर कमरे में टहलने लगा। वह काम आज रात 11 बजे करना होगा। तुम दोनों को विला जाना होगा। वहां का प्रवेश द्वार खुला मिलेगा और तुम धड़ाके से अंदर पहुंच जाओगे और वहां पर मौजूद आदमी एवं औरत को आतंकित करके आदमी को अपनी कार में बैठाकर यहाँ ले आओगे। फिर मैं तुम्हारा भुगतान कर दूंगा और तुम यहाँ से वापस चले जाओगे। यह सुनकर सेजेटी ने सकारात्मक सिर हिला दिया था, जबकि बेलमोंट चुपचाप बैठा गलीचे की ओर देखता रहा था। वह विला कहाँ पर है? सेजेटी ने पूछा। मैं थोड़ी देर में तुम दोनों को वह विला दिखाने ले जाऊंगा, आशा ने कहा। वहां पर एक नौकर है, वह शायद कोई मुश्किल खड़ी करने का प्रयास करेगा। उस सूरत में तुम में से एक को उसका ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रहे, तुम उसके साथ हिंसा पर उतारू नहीं होगे। बेलमोंट, जिसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था, बोला, मैं उसे निमट लूंगा। बेलमोंट ने जब यह कहा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट नाच रही थी, जिसे देखकर आशा चौंक सा गया था। मैं एक बार फिर कह दूं कि तुम लोग वहां पर किसी प्रकार की हिंसा नहीं करोगे, आशा ने कहा, एक एक शब्द पर बल देकर सेजेटी से कहा। यह बात अपने दिमाग में बैठा लो। मैं हिंसा की जगह अपहरण की असफलता पसंद करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, हम वैसे ही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। अब मैं तुम्हें विला के नक्शे से समझाता हूँ कि वह आदमी एवं औरत कौन से कमरे में होंगे। कहकर आशा ने अपनी जेब से विला का नक्शा निकाला और उन दोनों को समझाने लगा। समझ गए? आशा ने आखिर में पूछा। बिल्कुल, सेजेटी ने उत्तर दिया। तब आशा ने अपनी जेब से एक कागज निकाला। इस कागज पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम उनको कंठस्थ कर लो। विला पहुंचकर जब तुम उस आदमी और औरत को आतंकित करोगे तो यही वाक्य उसके सामने दोहराओगे। यह काम बेलमोंट कर सकता है, सेजेटी ने कहा, और वह कागज सेजेटी के हाथ से लेकर बेलमोंट के हाथ में दे दिया। कौन सा काम तुम काम करोगे और कौन सा बेलमोंट, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। मुझे संबंध मात्र इससे है कि मेरा काम पूरा होना चाहिए। उस बात से आप निश्चिंत रहिए, सेजेटी ने आश्वासन दिया। तो चलो, अब मैं तुम दोनों को विला दिखा लाऊं। तब आर्चर सेजेटी एवं बेलमोंट को विला दिखाने ले गया। जब वे वापस लौट रहे थे तो आर्चर ने कहा, अभी अपहरण को 8 घंटे पड़े हैं, तब तक तुम मेरे साथ रहना चाहोगे या कुछ और करना चाहोगे? हम यहाँ पहली बार आए हैं, सो यह शहर देखना चाहिए। आप हमें पैराडिसो में अपना विला उतार देना, वहाँ हम अपनी कार में घूमने चले जाएंगे और रात 10:15 बजे आपके पास पहुँच जाएंगे। पैराडिसी विला पहुंचकर आयशा ने सेजेटी एवं बेलमोंट को बाहर उतार दिया और अंदर बेडरूम में आकर टांगे फैलाकर बिस्तर पर लेट गया। हेल्गा से बदला लेने के लिए उसे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा था और अब उसकी कामना पूरी होने में चंद ही घंटे बाकी थे। 10 लाख, आर्चा सोचने लगा। यह रकम हाथ लगते ही मैं न्यूयॉर्क जाकर टैक्स कर परामर्शदाता का काम आरंभ करूंगा। एक बार पैसा मेरे हाथ में आ जाए तो फिर यह हेल्गा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अपनी रुसवाई से बचने के लिए जैसे हरमन रॉल्फ ने मेरे खिलाफ गबन का मुकदमा नहीं चलाया था,
कि कहीं मैं यह भेद ना खोल दूं कि किसी समय हेल्गा के साथ मेरे अनुचित संबंध थे। उसी प्रकार हेल्गा भी अपनी पर्दापोशी करने के लिए एक जायगोलो ने मेरा उल्लू बनाकर मुझे ठगा है, अपने मुंह से उफ तक नहीं करेगी। सो आशा हेल्गा की ओर से सर्वथा अचिंतित था, किंतु सेजेटी और बेलमोंट की ओर से उसे चिंता हो रही थी। ये दोनों उसे दुष्ट से लगे थे, विशेषकर बेलमोंट। और इस समय यदि आशा ने उन दोनों को अपनी कार पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़े करते हुए देख लिया होता तो वह और चिंतित हो गया होता। कार पोस्ट ऑफिस के बाहर पार्क करके सेजेटी सीधा एक फोन बूथ के अंदर गया था और बूथ को भीतर से सटकनी लगाकर जनेवा में बर्नी का नंबर डायल किया था। बर्नी ने पूरी बात सुनने के बाद कहा था, तुम 2 घंटे बाद मुझे दोबारा फोन करना मैक्स, और इतना कहकर फोन बंद कर दिया। बर्नी के स्विट्जरलैंड में कई संपर्क थे। उनमें से एक लुगानो में था जिसका नाम लकी वेलेनी था। बर्नी ने उसका नंबर डायल किया। लकी, बर्नी ने कहा, मुझे एक सूचना चाहिए। क्या सूचना चाहिए? लकी ने दूसरी ओर से पूछा। कैस्ट गनोला पर हिलाइस विला में कौन रहता है और वह किसका है? हिलाइस विला? लकी ने चौंक कर कहा, यह विला हरमन रॉल्फ का है। वह मर चुका है और अब उसकी पत्नी उसकी मालिक है। वह कभी कभार यहाँ आती रहती है तथा आजकल यहीं पर है। बर्नी की खीसें निकल आई। तुम घर पर रुकना लकी, मैं शाम को वहीं पहुंच रहा हूं, कहकर बर्नी ने फोन बंद कर दिया। तब बर्नी ने एयरपोर्ट पर फोन करके अपने लिए एक एयर टैक्सी बुक कराई। 2 घंटे पश्चात जब सेजेटी का फोन आया तो बर्नी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। तुम वैसे करो जैसे आर्चर कहता है और उस आदमी का विला से वहां ले आओ। इसके आगे मैं निपटूंगा। तुम हमें कहाँ पर मिलोगे? सेजेटी ने पूछा। मैं तुम्हें 6 बजे एयरपोर्ट पर मिलूंगा। तुम ऐसा करना कि एयरपोर्ट पर पहुंच जाना। पहुंच जाऊंगा, सेजेटी ने कहा और फोन बंद कर दिया। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी के साथ मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।